नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। अगर भारत के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि भारत का पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी के नाम पर शुरू होता है और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही खत्म हो जाता है। चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सत्ताधारी पार्टियां हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा है। चारों तरफ अगर चर्चा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की। उन्होंने वादा किया है अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे आएंगे अच्छे दिन, बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल, आप अमेठी से आ रहे हैं। अमेठी में आपने एक बहुत बड़ी जनसभा की। आपने गांधी नेहरू परिवार के गढ़ में जाकर उनको चुनौती दी। उसके बाद प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने उनके शहीद पिता का अपमान किया, ये कहकर कि वो गुस्से की राजनीति करते थे। मैंने कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है, मैंने एक घटना का वर्णन किया है और वो घटना इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सिर्फ उस घटना का रिफर कर दिया जाए और आंध्र में उसी एक घटना के कारण कांग्रेस पार्टी को 20 साल तक आंध्र खोना पड़ा, एक घटना के कारण। तो इस इतिहास की घटना को आप इमोशनल इश्यू बनाने के कोई प्रयास करें, वो ठीक है। एक बेटी तो यही करेगी, उसमें क्या है, बेटी से और क्या अपेक्षा। उनका कहना है बूथ का बूथ जवाब देगा, अमेठी का हर बूथ जवाब देगा इस बात का। देश जवाब दे ही रहा है, पूरा देश जवाब दे रहा है। आपने जिस तरह की भावनात्मक अपील आज अपने भाषण के अंदर की, आपने अमेठी के विकास की बात की। आपने कहा कि किस तरह से अमेठी का विकास नहीं हुआ है पिछले 60 सालों के अंदर, जिसमें 40 साल नेहरू गांधी परिवार के थे। आपको लगता है भावनात्मक अपील काम करेगी वहाँ के वोटरों? नहीं, मैंने तो नक्कर बातें कही है कि भाई टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, रोड क्यों नहीं होना चाहिए, बिजली क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बड़ी सीधी सीधी बात कही है और मैं मानता हूँ अब देश की जनता को राजनेताओं से, कोई भी हो, मोदी हो तो मोदी से भी, इन्हीं चीज़ों का जवाब मांगना चाहिए। अब देश ने बहुत हो गया। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को हराया जा सकता है उनके गढ़ में? पूरी कांग्रेस पार्टी हार रही है। राहुल गांधी भी उनमें से? पूरी कांग्रेस पार्टी हार रही है। मेरा कहना है राहुल गांधी। मैं कहता हूँ ना, पूरी कांग्रेस पार्टी हार रही है। आपको क्या लगता है इन चुनाव में आखिरकार, मैंने जैसा कहा, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, मोदी ही इकलौता मुद्दा क्यों बन गए हैं तमाम विपक्षी दलों के लिए? इसका जवाब वो लोग दे सकते हैं कि जो लोग डेवलपमेंट की बात करने को तैयार नहीं है, महंगाई का जवाब देने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार का जवाब देने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी का जवाब देने को तैयार नहीं है। पिछले 10 साल में उन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों के संबंध में जवाब देने को तैयार नहीं है। और इसलिए उनको लगा कि मोदी मोदी करेंगे तो शायद उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन वही उनको महंगा पड़ गया। आपको लगता है महंगा पड़ रहा है? तो आप लोग तय कीजिए, देश की जनता ने तो तय कर लिया। देश की जनता ने तय कर लिया। कहा जा रहा है कि आपके नाम की लहर है, बीजेपी कह रही है मोदी की लहर है, कांग्रेस आपको कहर और जहर बता रही है। कैसे लेते हैं आप इन शब्दों को? ये तो मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनमें जहर शब्द का बड़ा प्रचलन है। और ये शुरू हुआ जयपुर में, जब राहुल जी को उपाध्यक्ष बनाया, उनका राज्यारोहण हुआ, तो उन्होंने स्वयं ने अपना भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सुबह जल्दी उठ करके माँ के कमरे में गया था और माँ ने कहा था कि बेटा पावर इज पॉइजन, सत्ता जहर होती है। तो हम तो जानते हैं कि जो मैडम सोनिया जी ने कहा है कि सत्ता जहर होती है, अब सबसे ज़्यादा समय सत्ता में कांग्रेस के लोग रहे, तो सबसे ज़्यादा जहर उन्हीं ने चखा है और हो सकता है वही जहर अब उगलते होंगे। आपको लगता है कि ये जो जहर उगल रहे हैं इसको देश की जनता समझ रही है? देश उनको भली भांति पहचान गया है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो उन्हीं के भरोसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको बचाने में लगे हैं, लेकिन देश तो समझ चुका है। अमित शाह ने कहा कि ये लहर नहीं सुनामी है और सुनामी विनाश लाती है।
ये कहना है। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ सुनामी विनाश लाती है और विनाश ही लाएगी। कांग्रेस का विनाश, देश को लूटने वालों का विनाश, देश को बर्बाद करने वालों का विनाश, देश में रुकावटें पैदा करने वालों का विनाश। तो ये सही है, अमित भाई ने सही कहा। इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से मोदी को डर क्यों लगता है? इसका जवाब शायद वही दे सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की पार्टी, लालू यादव बिहार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी, नीचे आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल में चले जाइए, सीपीआई सीपीएम, हर के जबान पर सिर्फ मोदी ही मोदी। देखिए, अगर देश की जनता का मुझे इतना समर्थन नहीं मिलता, देश की जनता की तरफ से मुझे इतना प्यार न मिला होता, मैं भी एक कोने में पड़ा होता, कौन पूछता भाई। ये तो जनता का प्रेम है, जनता का समर्थन मिला है, तो उनको अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए इनको तो पोजीशन लेनी पड़ेगी। और वो ये पोजीशन ले रहे हैं। अब कोई रास्ता बचा नहीं है, तो क्या करेंगे। दूसरे मुद्दे पर आते हुए नरेंद्र भाई, आपके इंटरव्यू को दूरदर्शन ने काट छांट कर दिखाया। वो एक बड़ा मुद्दा बन गया और चारों तरफ ये चलता रहा। ऑटोनॉमी पे चर्चा होने लगी, प्रेस की आज़ादी पर चर्चा होने लगी। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात था या जानबूझकर किया गया? मैं बताता हूँ, इवन प्राइवेट चैनल जो है जिसके आप लोग मालिक हैं, आप लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और नहीं मैंने कभी ये कहा कि ये रखना है, ये निकालना, ये मेरे नेचर में नहीं है। अभी जैसे आया सीधा ही बैठ गया, आप क्या लेके आए हो, क्या पूछ रहे हैं, मैंने पूछा तक नहीं आपको। अब लोकतंत्र में भाई, अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो सेंसरशिप होगी क्या? आपको मन मर्जी पड़े पूछना चाहिए, जवाब देना होगा तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, रहने दे इसको, कैमरा के सामने कहूँगा, उस पर क्या है। अब दूरदर्शन ने मेरे से समय मांगा, मैंने उनको समय दिया। अब बाद में जो कथाएं सुनने को मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठन है, मीडिया के लोग हैं, इसको एक केस स्टडी मान करके अपना ही इंटरनली करेक्ट कैसे करना है उसका मूवमेंट करें। हम राजनेता तो क्या करेंगे, हम लोग तो कभी आपका प्यार मिलता है तो कभी आप लोगों के आलोचना मिलती है। मान लो तो प्रोफेशनल हैजार्ड है आप लोगों के साथ। नहीं, अगर नरेंद्र भाई के टाइम पर ये हो जाता तो इस पर कितना हड़कंप मचता, आपने सोचा है कभी? देखिए, मैं जानता हूँ जी, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप के एक बार 1000-2000 लोग हैं जो दिल्ली में इन्हीं के आसपास उनकी रोजी रोटी चली है पिछले 50-60 साल तक। वो इनको बचाने के लिए हर प्रकार से तौर तरीके ढूंढते हैं। अगर बात करी जाए आपकी पॉलिसीज़ की, आपके फॉरवर्ड प्लानिंग की, आपके विजन 2019 तक की, सबसे पहली बात आती है फॉरेन पॉलिसी की। विदेश नीति को लेकर बीजेपी का ऐसा मानना है कि मनमोहन सिंह सरकार बेहद कमज़ोर रही है। आपका क्या मानना है? आपका चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रति किस तरह का नज़रिया होगा? क्या ये नज़रिया सख्त होगा? देखिए, पहली बात है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार की विफलता कोई नीति की विफलता नहीं है, कोई नीति है ही नहीं। नीति हो तो फिर नीति की विफलता। विफलता क्या है? उनके एक विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में जाए और भरी सभा में दूसरे देश का भाषण पढ़े, इसका क्या जवाब देंगे? उनके एक दूसरे विदेश मंत्री चाइना घुसपैठ कर रहा है, उसके संबंध में चाइना से बात करने जाते हैं और बीजिंग में जाके कहते हैं कि मुझे तो बीजिंग में रहने का मन कर जाता है। अगर भारत का विदेश मंत्री ऐसे तौर तरीके अपनाएगा तो दुनिया में हमारे देश को सीरियस कोई लेता ही नहीं जी। दूसरा, विदेश नीति का संबंध इनडायरेक्टली देश कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। अगर हिंदुस्तान मजबूत है तो दोस्ती अपने आप बनती है। देश ही अपने आप खोखलापन दिखाता है तो दुनिया में कौन हमसे दोस्ती करेगा? हमसे दोस्ती करके उसको फायदा क्या है? उसको लगता है चलो तुम अपना नहीं संभाल सकते हो, मुझे क्या संभालोगे? इसलिए अगर भारत मजबूत होगा तो दोस्ती भी मजबूत होगी।
कैसे करेंगे आप इसको मजबूत, कैसे, क्या आपकी पॉलिसी होगी चाइना और पाकिस्तान को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है विदेश नीति जो रहती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की होती है, रेसिप्रोसिटी की होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जमाना चला गया कि आंख दिखा करके दुनिया में संबंध बनते हैं, इम्पॉसिबल। आंख झुकाकर जीने से भी कोई फायदा नहीं है, और इसलिए दुनिया के देशों के साथ आंख मिला करके बातचीत करने की ताकत वाले संबंध होने चाहिए। कोई हमें आंख न दिखाए, हम किसी को न दिखाए। हम ये नहीं चाहते कोई आंख झुका करके हमारे पास आए, हम भी नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आंख झुका करके जाना पड़े। हिंदुस्तान विश्व की कितनी बड़ी क्यों आवश्यकता हो, आंख मिला करके बात करने का उसका तजुर्बा होना चाहिए। आंख मिलाकर बात करने का तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर आजकल बड़े तबसरे चल रहे हैं कि मोदी साहब आने वाले हैं, अब खतरे की घंटी बजने वाली है, मादरे वतन के बारे में सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी से डरने की ज़रूरत है? पहली बात है, हिंदुस्तान का हजारों साल का इतिहास है। मोदी को छोड़ो, हिंदुस्तान का हजारों साल का इतिहास है। इस देश से कभी भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हजारों साल तक इस देश ने न कभी किसी पर आक्रमण किया है, न किसी का बुरा चाहा है। यह देश ऐसा है जो सबसे पहले चिंता करता है। आपकी जानकारी के लिए, गुजरात का मैं मुख्यमंत्री के नाते जब काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भूकंप आया, सबसे पहले पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट ने लिया था। ये भारत के संस्कार है। मुद्दा मोदी नहीं, मोदी को क्रेडिट मत दीजिए, वो चलने दीजिए, गाड़ी चलती है। देखिए, हिंदुस्तान की विशेषता है, पाकिस्तान को तत्काल मदद करने का हमें कोई संकोच नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब गुजरात में भूकंप आया तो पाकिस्तान ने मदद भेजी। लोग पॉलिटिकल विवाद करते थे, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अटल जी की सरकार थी, हमने किया लेनी चाहिए, क्या भाई उसमें क्या है, दोस्ती संबंध, इसमें ये लड़ाई झगड़े थोड़े होते हैं। ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि बार बार चुनावी कैंपेन में जो अपोजिशन लीडर हैं वो आपको ये कहकर अटैक कर रहे हैं कि आप एक विभाजनकारी शक्ति हैं, आप एक डिविजिव फोर्स हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा, और शायद इसी का रिफ्लेक्शन वहाँ पर जा रहा है और ये बात कही जा रही है। इस चीज़ को आप किस ढंग से लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम लोगों का मंत्र रहा है और जो हमने करके दिखाया है, सिर्फ कहते ऐसा नहीं, और वो है समाज के हर तबके का भला होना चाहिए। दूसरी बात है, जो लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं उनका जरा इतिहास देखो। जाति बिरादरी की राजनीति करके समाज को तोड़ने का पाप किसने किया? भाषावार प्रांत रचना के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने का काम किसने किया? तेलुगु भाषी लोगों के स्पिरिट को भी तेलंगाना और सीमांध्र, अटल जी ने सरकार 3 राज्य बनाए। मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड में मिठाई बांट रहा था, बिहार मिठाई बांट रहा था, झारखंड मिठाई बांट रहा, और इन्होंने डिविजिव पॉलिटिक्स किया। आग आंध्र में भी लगी, आग तेलंगाना में भी लगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जोड़ने का, विकास करने का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ना, बांटना और वोट बैंक की राजनीति करना, ये साफ साफ है। हिंदुस्तान के टुकड़े करने से लेकर के पूरा मैं आपको 200 आइटम पेश कर सकता हूँ। जहाँ तक मोदी का सवाल है, उनको लगता होगा कि ये डिवाइड इंडिया का मॉडल है। मैं फ्यूचर देखता हूँ, ये डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाला हूँ, डेवलपमेंट इंडिया का सपना देखना चाहता हूँ। और मैं तो आज अमेठी जाके के आया, अमेठी के सामान्य व्यक्ति भी ABCD बोलने लगे हैं, और उनका अमेठी वाला ABCD ये है कि अब तो डेवलपमेंट चाहिए। उनका ABCD है, अमेठी में भी
चाहिए डेवलपमेंट। तो ये ABCD का अर्थ अब ये बदल चुका है। आप पूर्वांचल और अवध के दौरे पर थे, आपने वहाँ पे कई सभाएं की, आप काशी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि पूरी तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन मुख्तार अंसारी को जेल से पैरोल दी जा रही है, आपके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं अजय राय, उनको समर्थन देने के लिए। इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं कि जेल से निकालकर एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ उतार रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मरता क्या न करता, हालत बड़ी खराब है। और वाराणसी की बात छोड़ दीजिए, लालू जी को जेल से बाहर ला करके उनसे भी उन्होंने यही किया है। और मैं तो कहता हूँ अभी भी जेल में जो लोग बचे हैं उनको भी कांग्रेस अभी 1 हफ्ता बाकी है, निकाले बाहर, जितनी मदद लेनी है ले। देश की जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। अगर हम बात करें पूर्वांचल की, आप काशी से खड़े हुए हैं, पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है, फिर भी वहाँ पे जाति के नाम पर वोटों को बांटने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे BSP हो। क्या वो ध्रुवीकरण आप रोक पाएंगे और क्या बिहार की उन सीटों पर और पूर्वांचल की उन सीटों पर कोई प्रभाव डाल पाएंगे ताकि मिशन 300 आपका पूरा हो पाए? पहली बात है, राजनीति अपनी जगह पर है, सीटों का जीत हार अपनी जगह पर है। इससे भी ऊपर एक दुनिया है और मैं उससे जुड़ा हुआ, जिसे मैं राष्ट्रनीति भी कह सकता हूँ। बहुत पहले मेरे एक भाषण में मैंने बड़े विस्तार से कहा था कि हम अपने भारत माता के नक्शे के ऊपर देखें तो भारत माँ का एक भुजा तो कुछ दमखम दिखता है, लेकिन भारत माँ की पूर्वी भुजा दुर्बल दिखती है। भारत माँ की पश्चिमी भुजा, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कुछ आर्थिक प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन पूरब की ओर देखें, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा, सीमांध्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे इलाके इतनी प्राकृतिक संपदा के बाद भी गरीब है। आप देखिए, पूर्वांचल में दिमागी बीमारी के कारण 1 लाख बच्चे मारे गए, किसी राजनेता को पीड़ा नहीं हो रही है। ये जो मैं सुनता हूं, और मेरा मत है, अगर भारत माँ को मजबूत बनाना है तो जैसे उसकी पश्चिम की भुजा कुछ ठीक ठाक है, पूरब की भुजा भी भारत माँ की वैसी बननी चाहिए। और इसलिए काशी जाने का जो कुछ भी मेरी पार्टी का निर्णय है, मेरा इमोशनल अटैचमेंट ये है कि मैं भारत माँ की उस भुजा को मजबूत करने के लिए परमात्मा ने जो भी बुद्धि शक्ति समय दिया है उसका उपयोग करना चाहता हूँ। क्या आप काशी को उतना समय दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, बहुत दे पाएंगे। अगर आगे बढ़े तो मैं बार बार आपको देख रहा हूँ और मुझे ये व्हाइट लोटस दिख रहा है और ये आजकल बीजेपी का एक स्टेटमेंट बन गया है। मुझे ये बताइए कि व्हाइट लोटस आप लेकर कहाँ से आए और कैसे शुरू हुआ है व्हाइट लोटस? मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मेरी आंखों में सीधे व्हाइट लोटस दिखता है। ऐसा है कि पहले हम लोगों का चुनाव चिन्ह था वो कलरिंग था। हाँ। तो हमारे हम लोग सोच करके तय किया। एक हमारे अरुण जैन करके इंजीनियर कार्यकर्ता है, आजकल हमारा दफ्तर देखते हैं 1100 करोड़, वे भी नया नया अच्छा सोचते हैं। उनका ये आग्रह था कि मोदी जी हमको ये कलर सिंबल से बाहर आना चाहिए और सिंपल ब्लैक एंड वाइट कलर। और हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने मान्यता। तो एक तो बात ये है, और उसकी क्रेडिट में अगर देनी है तो मैं अरुण जैन को दूंगा, तो ही द पर्सन उसने इस काम को किया। दूसरा, मैं जब से राजनीति में आया, मैं तो मुल्क तो पहले तो संगठन का काम करता था, मुझे सत्ता से लेना देना नहीं था। तो मैं हमेशा इस बात का आग्रही रहा हूँ कि चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता के शरीर पर सिंबल होना चाहिए, उसके व्हीकल पर सिंबल होना चाहिए, और वो कम से कम खर्चे में ज़्यादा प्रचार करता है। जैसे अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, व्यापक रूप से गुजरात में तो मैं करता हूँ, अभी देश में भी कर रहा हूँ। महिलाओं का संपर्क करने जाते हो तो हाथ में कमल की मेहंदी रखो। कमल की मेहंदी 5-6 दिन रहती है, खर्चा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, कोई भी महिला मेहंदी के लिए मना नहीं करती,
तो इन दिनों लाखों हमारे कार्यकर्ता बहनें घर घर जा करके कमल की मेहंदी रख करके आती हैं। तो ये सिंबल अपना चलता रहता है। तो ये हमारे देश में बहुत सरलता से कैंपेनिंग कैसे हो, तो आपने देखा होगा डे 1 से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, आपने मेरे शरीर पर कमल देखा ही होगा। और आपके देखा देखी सब लगाने लगे? देखा देखी नहीं, हम लोगों ने आग्रह किया है कि भाई ये रहना चाहिए। सभी नेता लगाते हैं। अब तो एक फैशन स्टेटमेंट हो गया। बिल्कुल फैशन स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं तो फैशन स्टेटमेंट होना ही है। मोदी जी, कमिंग टू ऑब्वियस सवाल, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है, और ये लग रहा है पिछले 8 महीने से कई लोग लगा रहे हैं, ऐसी पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं जो बिल्कुल 6 महीने 8 महीने पहले पैदा हुई है, कि अगर आप सरकार में आ गए तो अंबानी और अडानी की सरकार चलाएंगे। आप क्या कहते हैं ऐसे, जब इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं? 14 साल में तो ऐसा आरोप नहीं लगा। अभी क्यों लगने लगे? 14 साल में तो नहीं लगा, तो लगाने वालों की मजबूरी होगी। और दूसरा, हमारे राहुल भैया बोल रहे हैं दिल्ली में उनकी सरकार है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ही है, कौन रोकता है उनको? दूसरा, मैं आपकी चैनल को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप लोगों का काम नहीं है कि कभी ऐसे झूठ को चलाते रहे तो उसकी गहराई में जा कर के जनता के सामने, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, सत्य लोगों के सामने रखने में क्या जाता है। अगर इतना आप करोगे तो लोकतंत्र की मदद होगी। और मैं चाहूँगा कि आपकी चैनल ये काम करें, मेरी सरकार से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी हम आपको देने को तैयार हैं। बिल्कुल हम ये काम करेंगे, आप कीजिए और गहराई तक करेंगे। बिल्कुल। अगला मुद्दा मेरा है कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए अगर आपको करना है, और आपके मैनिफेस्टो में भी है, तो सफाई आपको घर से शुरू करनी पड़ेगी। यानी बीजेपी में भी कई भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पहली बात है, मैं गुजरात सरकार चला रहा, अब तक कोई हम पर आरोप नहीं लगा है। और जिसकी टीवी पर कांग्रेस वाले अनाप शनाप बोलते हैं, हाँ। सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। दूसरी बात है, 2-3 नाम लेते हैं। वही दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार नहीं हट सकता है क्या? मैं उदाहरण दूं, आज हमारे देश में किसी टीचर को नौकरी चाहिए तो 2 लाख 5 लाख 7 लाख जैसा स्टेट वैसा दाम बोले जाते हैं, और जिसको नौकरी चाहिए वो भी मानता है हाँ यार इसी से मिलेगा। मैंने एक काम किया, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और जिसको भी नौकरी चाहिए टीचर की, हमने कहा इस फॉर्मेट में आप अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, टिकना है, जो भी तुम्हारा कैरियर का सब डाल दो। फिर हमने कंप्यूटर को ही पूछा कि फर्स्ट 20,000 कौन है, निकालो। फिर उसमें पैरामीटर लगाए, हैंडीकैप कितने होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट कितना होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब कितना होना चाहिए, लेडीज कितना होना चाहिए, सारा निकाला। खुद कंप्यूटर ने निकाल के दे दिया कि भाई इतने लोगों ने। हमने कहा नो इंटरव्यू, ऑर्डर दे देंगे। ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, करप्शन गया। विधवा माँ का बेटा घर में बैठा था, उसको नौकरी का ऑर्डर आ गया। गया कि नहीं गया करप्शन? जा सकता है। दूसरा, मेरे यहाँ आज भी हमारे देश में ट्रांसफ़र की एक बहुत बड़ा उद्योग चलता है सरकारों में। ट्रांसफ़र एक बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पोस्टिंग वगैरह। मैंने उसका मेला लगाना शुरू कर दिया। साल में एक बार मेला लगाता हूँ, जिसको ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ आए, बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ तहसील में कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी है, बताओ। जो सीनियर होगा उसको पहला चांस मिलेगा। वो खड़ा होकर कहता है सर मुझे 6 नंबर में जाना है, वही ऑर्डर दे देता हूँ। हो सकता है सर। दूसरा, देश पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन। अगर नीति आधारित काम चलते हैं तो कोई आदमी इंटरनेट पे जाकर भी देख सकता है भी ये नीति है, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर वो इधर उधर रास्ते नहीं खोलता है। तो स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन, जिसमें मिनिमम ग्रे एरिया होता है। जीरो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि किसी भी इंसान में इतनी बुद्धि नहीं होती है एकदम परफेक्ट जीरो निकाले, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया होता है। और जब मिनिमम ग्रे होता है तो किसी भी अफसर को डिसीजन लेने के लिए डिस्क्रिमिनेशन का पावर कम हो जाता है। फिर वो दीपक को ये दूंगा और राजदीप को ये दूंगा नहीं कर सकता है, फिर वो पॉलिसी बोलती है तो फिर वो सामने वाला भी कुछ देता नहीं है। तीसरा है टेक्नोलॉजी। जैसे मेरे अब देखा होगा भारत सरकार में अचानक उनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर को हटाना पड़ा,
बहुत बड़ा करप्शन के चार्जेस लगे। अब मैंने सुना है कि उनके घर से साइन की हुई 200 से ज़्यादा फाइलें मिली। साइन हो गई थी, फाइल रखी क्यों? तो किसी का आने का इंतजार हो रहा था, यही हुआ। मेरे यहाँ क्या है, मैंने गुजरात में प्रयोग किया, एनवायरमेंट क्लियरेंस की सारी फाइलें आते ही ऑनलाइन चली जाती हैं। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है कि फाइल कहाँ घूम रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ अटकी है, तुरंत पता चलता है कि गड़बड़ चल रही है। और मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि करप्शन हटाया जा सकता है। दूसरा, ऊपर वाले ने जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। कोई ऊपर वाला ये कहे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, ऐसा नहीं सकता जी। आपको बेईमानों के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखना पड़ता है, तो परिणाम मिलता है। दूसरा मुद्दा काले धन का, काले धन आ जाएगा वापस, हिंदुस्तानी काला धन आएगा, विदेशी काला धन भी आएगा। बाबा रामदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि हर आदमी लखपति हो जाएगा अगर ऐसा होगा। क्या वाकई काला धन विदेशों में है और क्या वाकई उसे वापस लाया जा सकता है? ये बड़ा ग्रे एरिया है। अगर आपके हाथ में कमान आती है तो आपकी क्या पॉलिसी होगी इस पर? नंबर 1, अच्छा होता भारत सरकार इस विषय में देश की जनता को विश्वास में लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई बात आती नहीं है। ये तो हकीकत है कि परसेप्शन तो है कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मैं भी परसेप्शन के आधार पर बोलूँगा क्योंकि मेरे पास कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि सच में है कि नहीं है, और अगर होता है कि है तो आज दुनिया के कई देशों ने कानून बदले हैं। इसके कारण अब सुविधा बनी है, पहले नहीं थी, अब संभावना बनी है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो 18 लोगों के नाम बाहर आए। 18 लोगों के नाम भारत सरकार के पास 3 साल से पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक डंडा नहीं चलाया, देते ही नहीं थे। किसको बचा रहे थे, क्यों बचा रहे थे, ये जरूरत क्या है? और इसलिए मैं कहता हूँ कितने लाख होंगे, कितने हजार होंगे, 2 लोगों के होंगे, 200 लोगों के होंगे, ये सारे विषय इन्वेस्टिगेशन के हैं। लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई भारत में चोरी हो, दुनिया में पैसे चले जाए, इसको रोकना चाहिए। दुनिया के देशों से संधि करनी पड़ेगी तो करनी चाहिए, यहाँ एक्सपर्ट लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए। कानून में बदल करने की जरूरत पड़े, कानून में बदल करना चाहिए। लेकिन देश की जनता को विश्वास देना चाहिए कि भाई विदेशों में इतना पड़ा है और इतना हम ला पाएंगे, ऐसे ला पाएंगे। तीसरी बात, मैंने पब्लिकली कहा है कि जो सैलरी क्लास है, जिसका फिक्स पगार है, उसको तो बेचारे को चोरी करने का कोई स्कोप ही नहीं है, उसको तो इनकम टैक्स देना ही पड़ता है, उसका क्या गुनाह? हमने कहा कि विदेश से अगर ऐसा धन आता है, वापस मिलता है, कुछ परसेंटेज मैं इस सैलरी क्लास वालों को, जिन्होंने ईमानदारी से देश को रेवेन्यू दिया है, उनको गिफ्ट दूंगा, ऐसा मैंने कहा। एक बात ये भी हो रही है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाए और बाकी टैक्सों को एबॉलिश कर दिया जाए। नहीं, आप क्या इस मांग से सहमत हैं? आपको लगता है कि ठीक ऐसा है? मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हुआ, और इसलिए देश चलाने के लिए इस विषय के जो ज्ञाता होते हैं उनसे सलाह मशवरा करना होता है। सरकार में बैठने के बाद सारी जानकारी हाथ में आती है, विपक्ष में तो सरकार की हमारे पास जानकारियाँ भी नहीं होती हैं। और इसलिए हमारी नीति ये है कि टैक्सेशन सिस्टम का सरलीकरण होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए वो सरकार की सारी जानकारियाँ हाथ में आने के बाद, एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद, जो उत्तम हो, जो सामान्य मानवी के लिए सरल हो, उस दिशा में जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी की नीति रहेगी। ये आपकी नीति रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ऊहापोह भी है बीजेपी के अंदर, मसलन रॉबर्ट वड्रा का मुद्दा। उमा भारती कहती हैं कि उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह चुनौती देते हैं कि आप FIR दर्ज कराओ। दूसरे नेता चुनौती देते हैं कि वसुंधरा राजे सरकार ने कुछ किया नहीं। ऐसे पॉलिसीज़ पे आपको क्या लगता है कि क्या रॉबर्ट वड्रा की जो लैंड डीलिंग्स है, जिसमें उन्होंने 1 लाख से 300 करोड़ रुपए कमा लिए, जो तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, वो इकोनॉमिक फ्रॉड के दायरे के अंदर आती है? पहली बात है, मैं नहीं मानता हूं कि मुझे किसी व्यक्ति को केंद्र में रख करके चर्चा करनी चाहिए, वो मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन
अगर व्यक्ति को ही मद्देनजर रखना है तो अपन नरेंद्र मोदी को रखें। अगर नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई भी गड़बड़ हो, गुनाह हो, तो क्या करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो लॉ से ऊपर चला जाएगा क्या? मेरा मत है कानून को कानून का काम करना देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ने गलत किया है तो नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक तरीकों से निर्णय नहीं होने चाहिए। कोई किसी का रिश्तेदार है इसलिए उसको गुनहगार मान के परेशान करना चाहिए, ये तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हुआ, बहुत हुआ, कि मैं ऐसा करने वालों का विरोधी हूँ। मैं तो खुद कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता हूँ मैं। कोई किसी का रिश्तेदार है इसलिए गुनहगार करके उसको परेशान करना, ये तरीका राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर विरोधी हूँ, लेकिन कोई कानून से परे नहीं होना चाहिए। आप दोनों कोई बातें कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप दोनों बातें कह रहे हैं। कानून का काम करे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल जो वेंडेटा से काम होता है, ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। अगर आज की हम बात करें, आप फैज़ाबाद में थे, आपने वहाँ पर एक सभा को एड्रेस किया और वहाँ पर पीछे राम भगवान की एक मूर्ति थी और रामलला के जो मंदिर है उसका एक मॉडल था। मुझे नहीं पता कि आपको शायद उसके बारे में पता मैंने अभी उतरा तब पता चला, बोला ऐसा कुछ था। हाँ, और उसकी इलेक्शन कमीशन को शिकायत हुई है कि मुझे मालूम नहीं है, तो मैं तो गया एकदम सीधा मंच पे जाके भाषण किया। स्थानीय लोगों ने क्या किया वो मुझे मालूम नहीं है। आपको जानकारी? मुझे पूरे देश का मालूम नहीं होता। अभी अमेठी में जाके आया, वहाँ भी मंच किया था, मुझे मालूम नहीं है जी। इम्पॉसिबल है। अभी मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, आपने क्या डेकोरेशन किया है मुझे कहाँ मालूम है। आके बैठ गया। अब आपने भी ऐसा कुछ करामत की होगी और कल आ जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई करामत हमने नहीं की है। बस आखिरी के 3-4 सवाल। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कहाँ से आया? जो बीजेपी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हमारे रामनाथ जी हैं, उन्होंने मिल बैठ करके जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा उससे निकला होगा। मैं इसकी बारीकी में गया नहीं, प्रोसेस कब हुआ, कौन लोग बैठे थे, तो मैं तो दौरा कर रहा था, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लोग कहते हैं कि आपने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है, लेकिन वो लहर सिर्फ मीडिया में है और इवेंट मैनेजमेंट के कारण है। आपको ऐसा लगता है क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं? मुझे अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री से सुनने को मिले, ये भी अपने आप में देश के नागरिक के नाते हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी उनको महंगाई दिखाई दी? कभी उनको बेरोजगारी दिखाई दी? कभी भ्रष्टाचार दिखाई दिया? आसाम का कत्लेआम कभी उनको दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया तो लहर कहाँ से दिखाई देगी जी? कुछ नहीं दिखता है। अगर हम माने कि बीजेपी 272 तक नहीं पहुंच पाती है किसी कारण से, 272 का जादुई आंकड़ा एनडीए नहीं छू पाता है, तो आपको सहयोगियों की ज़रूरत लगेगी। लेकिन आपने जिस तरह का कैंपेन किया है, चाहे वो ममता दीदी के लिए हो, चाहे वो नवीन पटनायक के लिए हो, चाहे वो जयललिता जी के लिए हो, बड़ा एग्रेसिव किया है, बहुत एग्रेसिव प्रचार किया है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में नए साथियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और दिक्कत आएगी एक कोalition बनाने के लिए? पहली बात है, देश की जनता बहुत समझदार है। राजीव गांधी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें देश की जनता किसी भी प्रकार के जो और तो के बिना क्लियर कट मैंडेट देने वाली है, क्योंकि देश की जनता को अस्थिरता नहीं चाहिए, देश की जनता को स्थिरता चाहिए, देश की जनता को मजबूत सरकार चाहिए। देश की जनता भली बातें समझती है। सारे पॉलिटिकल पंडित अपने पुराने हिसाबों से चलते हैं कि 6 होता है तो 8 होता है, 8 होता है तो 5 होता है, इसी में चलते हैं। देखिए, चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। और इसलिए अरिथमेटिक में 1 + 1 2 होता है, लेकिन मन की केमिस्ट्री में 1 के बगल में 11 होता है। और इसलिए ये चुनाव 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का। मैं विद कॉन्फिडेंस कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए
बहुत भारी मतों से जीतेंगे, बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में आएगी। दो और चीजें, कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से भाग गए, इसी से पता चलता है उनकी हालत क्या है। प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो वो सिम्टम्स पता चलता है। पहले और दूसरे चरण के बाद अचानक कांग्रेस के नेताओं की भाषा बदल गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गया, और ज़्यादातर तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी अब तो टाल रहे। एक दो लोग हैं जो अपना गाड़ी चलाते रहते हैं, कोई बचा नहीं है। तो ये सिम्टम है। दूसरा पॉजिटिव, हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में पहली बार प्री पोल अलायंस किसी दल के 25 दलों के साथ हुआ हो, फर्स्ट टाइम इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम्स बताता है। और सर्वे जितने आए हैं, मैं सर्वे को एकदम आखिर में रखता हूं, और हम खुद जो जाते हैं, क्योंकि हम संगठन का काम किए हैं, राजनीति में फोरफ्रंट में हैं, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, सबसे मेरा तजुर्बा भी कहता है कि जो आपके मन में जो और तो है, वो जनता के मन में नहीं है। वाकई जनता के मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी एप्रीहेंशन के अंदर है। जैसे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि मुसलमानों को आपसे डर लगता है, राजनाथ सिंह से नहीं। ये डर आप कैसे मिटाएंगे? ये जो स्टेटमेंट आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से, और जो लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, बार बार उनको डराने की कोशिश की जाती है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो मोदी आ जाएंगे, मोदी आ जाएंगे, मोदी आ जाएंगे। इसको आप किस तरह से देखें? ये कांग्रेस की मजबूरी है, या तो जो लोगों की धरती खिसक रही उनकी मजबूरी है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का रिकॉर्ड है गुजरात में, लोग जानते हैं मैं कैसे कारोबार चलाता हूँ, और वही आने वाले दिनों में दिखने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो सरकार में इसलिए नहीं शामिल होंगे कि सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे, और वो सत्ता के 2 केंद्र बनने नहीं देना चाहते हैं। वहीं लखनऊ में नारा लगता है कि राजनाथ सिंह को हराना है क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। क्या बीजेपी के अंदर कोई प्लान बी भी है सरकार बनाने का? राजनाथ जी ने 50 बार कहा है कि प्लान ए के सिवा हमारे आगे कोई गाड़ी है ही नहीं। हमारी अल्फ़ाबेट में एक के बाद कोई रखा ही नहीं उन्होंने, राजनाथ जी ने कहा है। इन सारी चर्चाओं के बजाय अच्छा होगा कि इस बात को समझे कि यही राजनाथ जी जो मेरी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने ही गोवा में मेरे लिए जिम्मेवारी घोषित की। उन्होंने ही दिल्ली में 13 सितंबर को इस पद के लिए मुझे घोषित किया। यही मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। यही मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी है। आज अगर मोदी बड़ा दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है तो मोदी बड़ा है, इसलिए है कि बड़ों ने मुझे अपने कंधे पे बिठाया है, इसलिए बड़ा दिखता है। और इसलिए मेरी पार्टी के बड़े लोगों के प्रति इस प्रकार की आशंकाएं करना उनके साथ अन्याय है, और इससे मुझे पीड़ा होती है। कांग्रेस वालों ने तो बाकायदा इसको मुद्दा बना रखा है कि आपने जितने भी पुराने लोग थे उनको किनारे कर दिया। कांग्रेस वालों के पास कुछ नहीं है जी। सीताराम केसरी के साथ क्या किया था उन लोगों ने, नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था? वो अब कांग्रेस के लोगों की फाइल लेके क्यों घूम रहे हैं? आखिरी सवाल, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं आप? अभी तो वो भी कम हुए हैं। तो कैसे काम चला लेते हैं? तो परमात्मा की कृपा है और शायद कमिटमेंट है। बचपन से एक मजदूर हूँ मैं। देखिए, लोग जो देखते हैं मुझे, आपने मुझे दिल्ली में भी देखा है, एक कंबल पे सोता था और आपको सरप्राइज होता था कि मोदी जी गर्म कंबल पे सोते कैसे हो, आप पूछते थे मुझे। आप लोगों से मेरा दोस्ताना संबंध रहा है, सालों से रहा है। आप लोगों ने मुझे बहुत अंदर और बाहर से हर प्रकार से देखा है, कोई पर्दा वर्दा है नहीं। जीवन मेरा एक मजदूर जैसा रहा, और एक मजदूर के जीवन में क्या होता है जी, मेहनत करना होता है। मुझे मुख्यमंत्री रहा तो भी एक अच्छा मजदूर बन के काम किया, पार्टी ने काम दिया तो भी एक अच्छे मजदूर की तरह कर रहा हूँ। देश की जनता भी जो काम देगी मजदूर की तरह करता रहूँगा। और उसके लिए ईश्वर कृपा से बचपन से शरीर को मैंने बहुत
कसा हुआ है, शरीर से मैंने बहुत काम लिया है, शरीर को ट्रेन भी किया है, तो उसका लाभ जो भी काम मिले उसको मिलता है। मोदी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत आपके धन्यवाद बहुत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।